और इस स्ट्रक्चर में थे 4 मेजर सुन्नी स्कूल्स और एक शिया स्कूल। तो देखो शरिया लॉ में कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट कुरान और हदीस में मेंशन है कि इस क्राइम के लिए यही पनिशमेंट हो सकती है। शरिया में स्ट्रिक्ट और डायरेक्ट पनिशमेंट्स दी जाती है। बिना हिजाब के लड़कियों को अरेस्ट तक कर लिया जाता है। तो सदियों पहले जब दुनिया के अलग अलग हिस्से अपने अपने ट्राइबल रूल्स और ट्रेडिशंस के मुताबिक चल रहे थे, तब अरेबिया एक ऐसी जगह थी उस टाइम जहां पे कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड लीगल सिस्टम नहीं था। वहां पर लोग अपने कबीले और ये कह लो कि ट्राइब्स के हिसाब से चलते थे और कानून के बदले बदला मतलब रिवेंज का रूल था उस टाइम। मगर 7th सेंचुरी सी में एक नई सोच का जन्म हुआ और ये था इस्लाम। प्रोफेट मोहम्मद जो मक्का में पैदा हुए थे, उन्होंने एक नया संदेश दिया, इंसानियत, इंसाफ और एक नया सामाजिक व्यवस्था। तो जब 622 सी में प्रोफेट मोहम्मद और उनके साथी जब मदीना पहुंचते हैं तो एक नए सिस्टम की बुनियाद रखी जाती है और इस बुनियाद का नाम था मदीना चार्टर। तो ये सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि इस्लामिक लॉ का पहला मॉडल था जो आगे चलकर शरिया लॉ का फाउंडेशन बना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट शरिया और आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये जो लॉ है क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या शरिया सच में आज के टाइम में भी रिलेवेंट है या इंडियन पीनल कोड ही सही है। और आगे वीडियो में वीमेन राइट्स के बारे में भी बात करेंगे कि वीमेन्स को शरिया में कैसे ट्रीट किया जाता है और आईपीसी में कैसे ट्रीट किया जाता है। तो चलो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो देखो शरिया एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है सही रास्ता या कह लो कि डिवाइन पाथ। तो ये सिर्फ एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं है बल्कि ये एक जीने का तरीका है जो कुरान, हदीस और इस्लामिक स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशंस पर बेस्ड है। लेकिन आज भी ये एक क्वेश्चन उठाता है कि शरिया क्या सिर्फ एक एंशिएंट लॉ है या एक आज भी रिलेवेंट जस्टिस सिस्टम का तरीका है। और यही समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये डेवलप कैसे हुआ, ये कहां से आया है। तो चलो समझते हैं इसको भी अच्छे से। तो देखो इस्लाम में जो जस्टिस का जो कंसेप्ट है ना वो शुरू से था, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद ने मदीना में एक ऑर्गेनाइज्ड लीगल सिस्टम डेवलप किया जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। तो इसमें 3 प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहली थी अदल मतलब जस्टिस, दूसरी चीज रहम मतलब कंपेशन और तीसरी चीज ईमान मतलब फेथ। तो जो पहली चीज है अदल मतलब जस्टिस, इसका मतलब होता है हर शख्स को बराबर का इंसाफ मिलना चाहिए। जो दूसरी चीज थी कंपेशन, उसका मतलब था कि जस्टिस सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि सुधार का भी जरिया है। और जो तीसरी चीज थी ईमान मतलब फेथ, कानून सिर्फ दुनिया का नहीं बल्कि लोगों का भी हिस्सा है। तो उनके वक्त के बाद मतलब 632 सीई के बाद इस्लामिक स्कॉलर्स ने कुरान और हदीस को इंटरप्रेट करके शरिया का स्ट्रक्चर डेवलप किया और इस स्ट्रक्चर में थे 4 मेजर सुन्नी स्कूल्स और एक शिया स्कूल। तो जो 4 मेजर सुन्नी स्कूल्स थे उनका नाम था हनाफी, मलिकी, सफी और हनबली और जो एक मेजर शिया स्कूल था उसका नाम था जफारी। और इन्हीं स्कूल्स के कारण शरिया को डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करते थे। तो शरिया सिर्फ एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं था बल्कि हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कवर करती है। और शरिया ये बोल लो कि ये 2 बड़े हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है इबादत, दूसरी चीज है मुआमलत। तो इबादत भी 3 पार्ट में डिवाइड है। इबादत मतलब रिलीजियस ड्यूटीज, तो इसकी पहली पार्ट है नमाज मतलब सलाह करना, रोज 5 वक्त की प्रेयर। दूसरी चीज है रोजा मतलब स्वम रखना, रमजान में फास्टिंग। और तीसरी चीज है जकात मतलब चैरिटी जो गरीबों को दी जाती है। और चौथी चीज है हज, मक्का का पिलग्रिमेज। टोटल 4 चीजें अंदर, किसके अंदर? इबादत के अंदर। अब जिसकी दूसरी कैटेगरी है वो है मुआमलत मतलब सोशल एंड क्रिमिनल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस होता है जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और बिजनेस रूल। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मतलब होता है जिसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है जैसे हाथ काटना, स्टोनिंग और फ्लॉगिंग। और इन्हीं पनिशमेंट के बारे में हम डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो शरिया का जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड है, मैंने आपको बताया ये दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट है। जैसे कि सऊदी अरेबिया और अफगानिस्तान में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्योर शरिया बेस्ड लॉज है। और अगर पाकिस्तान और इंडोनेशिया की बात करें तो मिक्स ऑफ सेकुलर और शरिया लॉ आपको देखने को मिलता है। और अगर सिर्फ इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ पर्सनल लॉ और पर्सनल फायदे के लिए ही शरिया लॉ यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड। तो चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। तो देखो शरिया लॉ एक स्ट्रिक्ट और फेथ बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक इंसाफ देने के तरीके बताता है। और ये इंसाफ देने का जो तरीका है वो 3 मेजर कैटेगरीज में इन्होंने बांटा है। तो पहले इसकी कैटेगरी में बता देता हूं आपको, फिर डिटेल में देखेंगे। तो पहली जो कैटेगरी थी वो है हुदूद, मतलब फिक्स
फिक्स पनिशमेंट्स बाय गॉड, जहां माफी की गुंजाइश नहीं है। दूसरी कैटेगरी है जीना, मतलब एडल्ट्री एंड फॉर्निसेशन। तो पहली कैटेगरी हुदूद हो गई, और दूसरी कैटेगरी है किसास, मतलब रिट्रीब्यूशन जस्टिस, एन आई फॉर एन आई। और तीसरी कैटेगरी है ताजीर, मतलब डिस्क्रिमिनेटरी पनिशमेंट्स, जज के फैसले पे निर्भर। तो चलिए सबसे पहले हुदूद कैटेगरी को अच्छे से ब्रीफ में समझते हैं। तो देखो, शरिया लॉ में कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट कुरान और हदीस में मेंशन है कि इस क्राइम के लिए यही पनिशमेंट हो सकती है, और इनके लिए सजा भी वही फिक्स है जो अल्लाह ने बताई है। इनमें किसी भी जज या इंसान के इंटरफेरेंस की गुंजाइश नहीं होती है। तो हुदूद क्राइम्स में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट और कंट्रोवर्शियल पनिशमेंट दी जाती है, जो किसी भी मॉडर्न लीगल सिस्टम से अलग है। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। तो हुदूद कैटेगरी में सबसे पहले नंबर पे है पनिशमेंट, जो कि है चोरी। तो अगर कोई शख्स चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है, और ये पनिशमेंट सूरह अल मैदा 5:38 में लिखी गई है। इसमें लिखा गया है जो लोग चोरी करे उनका हाथ काट दो, ये उनका गुनाह है और इससे उनको सुधार होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कुछ शर्तें भी होती है। अगर गरीबी या मजबूरी में चोरी की हो तो माफ किया जा सकता है। अगर चोरी पब्लिक या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की हो तब भी हुदूद पनिशमेंट नहीं लगती है, और चोरी का अमाउंट एक फिक्स लिमिट से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये है कि हर चोरी पर हाथ नहीं काटे जाएंगे, मगर इनमें से कोई भी शर्तें अगर फुलफिल होती है तो उनमें ये पनिशमेंट फिर अप्लाई होती है। अब हुदूद में ही दूसरी पनिशमेंट है जीना, मतलब एडल्ट्री एंड फॉर्सिनेशन। तो शरिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जिसको हम एडल्ट्री कहते हैं, और अनमेरिड लोगों का फिजिकल रिलेशन, मतलब जिसको हम फॉर्सिनेशन कहते हैं, इसमें बहुत बड़े गुनाह है। तो इनकी जो सजा है वो दो तरीके से दी जा सकती है बेस्ड ऑन शरिया लॉ। तो अगर मैरिड पर्सन एडल्ट्री करे तो उसको स्टोन्स, मतलब पत्थर मार मार के मौत दी जाती है, और अगर अनमेरिड लोग फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं तो उनको 100 कोड़े दिए जाते हैं। तो ये दो पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। ये जो हुदूद सजा है तभी दी जा सकती है जब 4 आदमी अपनी आंखों से जीना होते देखें और गवाही दे। जीना मतलब वही एडल्ट्री होते हुए देखें। और दूसरी चीज है, अगर गवाही नहीं होती है तो सजा नहीं दी जा सकती। तो कई इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो सजा है वो आज के जमाने में इररिलेवेंट है और प्रैक्टिकली नामुमकिन है, क्योंकि 4 आदमियों का जीना देखना, मतलब एडल्ट्री देखना, मोस्ट इम्पॉसिबल है। यानी ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर पनिशमेंट है जो आज के टाइम में सिर्फ कुछ स्ट्रिक्ट शरिया फॉलोइंग देशों में दी जा रही है। हुदूद में ही तीसरी कैटेगरी है शराब, मतलब अल्कोहल कंजप्शन। तो देखो, ये तो आपको पहले से पता होगा कि इस्लाम में अल्कोहल मतलब शराब हराम है, और जो इसको कंज्यूम करता है उसको 80 कोड़े की सजा दी जा सकती है। ये रूल प्रॉफेट मोहम्मद के वक्त से चला आ रहा है, जब लोग इंटॉक्सिकेशन मतलब नशे की हालत में क्राइम करते थे। लेकिन मॉडर्न मुस्लिम देशों में जो इसकी इम्प्लीमेंट्री है वो अलग अलग तरीके से हो रही है। तो देखो, सऊदी अरेबिया और ईरान में शराब पे पूरा बैन है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में सिर्फ मुस्लिम्स के लिए अल्कोहल बैन है, मगर नॉन मुस्लिम्स कंज्यूम कर सकते हैं। और यूएई जैसे देश में अल्कोहल अलाउ है, मगर सिर्फ लाइसेंस्ड एरियाज में। तो हमने पहले देख लिया हुदूद, जिसमें 3 कैटेगरी देखी। अब दूसरे नंबर पे आते हैं किसास, मतलब रिट्रीब्यूशन जस्टिस, एन आई फॉर एन आई। तो हुदूद के बाद शरिया का दूसरा बड़ा हिस्सा है किसास, जिसमें इंसाफ का बदला दिया जाता है। और ये कंसेप्ट एन आई फॉर एन आई और ए टूथ फॉर ए टूथ वाला प्रिंसिपल पे बेस्ड है। यानी अगर कोई किसी का हाथ काट देता है तो फिर उसके भी हाथ काट दो, ये वो वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अगर कोई किसी को जान से मार देता है तो उसको भी वैसे ही मारा जाएगा। लेकिन इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जिसको दियात कहते हैं, मतलब ब्लड मनी। अगर विक्टिम की फैमिली चाहे तो वो किलर से पैसे लेकर उसे माफ भी कर सकते हैं, जिसमें मर्डरर्स जेल या डेथ पेनल्टी से बचने के लिए विक्टिम की फैमिली को कंपनसेशन देते हैं। अब दो कैटेगरी की हमने बात की है, हुदूद, दूसरी चीज थी किसास, और तीसरी चीज है ताजीर, मतलब डिस्क्रिमिनेटरी पनिशमेंट्स, जज के फैसले पे निर्भर। तो ताजीर वो पनिशमेंट है जो हुदूद और किसास में कवर नहीं होती है। ये माइनर क्राइम्स और स्पेशल केसेस के लिए दी जाती है, और इनमें जज या रूलर अपने हिसाब से पनिशमेंट डिसाइड कर सकता है। जैसे इसको एक एग्जांपल के तरीके समझते हैं। अगर किसी इंसान पे जीना का इल्जाम लगा है, जीना मतलब एडल्ट्री, मगर 4 विटनेसेस नहीं है, तो जज उसको कुछ और पनिशमेंट दे सकता है, क्योंकि क्राइम तो है एडल्ट्री करना, रिलेशन आप नहीं रह सकते एज ए बैचलर भी, और अगर मैरिड भी है तो एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं रह सकते। तो पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी, तो जज फिर अपने हिसाब से उसको पनिशमेंट देगा, क्योंकि 4 लोग विटनेस नहीं मिल सकते। और अगर छोटी मोटी चोरी हुई है तो जज हाथ काटने की जगह फाइन या इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है। तो तजीर एक सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल और मॉडर्न लॉ से मिलता जुलता हिस्सा है, जो आज के इस्लामिक कंट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होता है। अब यहाँ पे कंपेरिजन देखिए आप शरिया लॉ और आईपीसी, मतलब इंडियन पिनल कोड में। तो ये टेबल देखिए, इसमें जो थेफ्ट पनिशमेंट
पनिशमेंट है, सरिया में क्या लिखा है, हाथ काटना, लेकिन इंडियन पिनल कोड में जेल या फाइन। सबसे पहला हवाला देखिए, बेसिस किस पे बेस्ड है ये, तो सरिया लॉ के आप सेक्शन में देखोगे कि रिलीजियस स्कल्पचर्स कुरान और हदीस पर बेस्ड है, और आईपीसी सेक्युलर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। तीसरे नंबर की चीज देखेंगे, मर्डर पनिशमेंट, तो सरिया लॉ किसास और दियात में बिलीव करता है, आईपीसी जेल या डेथ सेंटेंस में। फोर्थ चीज है एडल्ट्री पनिशमेंट, वो स्टोनिंग या लेसेस में बिलीव करता है सरिया, और आईपीसी नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस एनीमोर, मतलब बैचलर को रिलेशन रखना और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अलाउड है एज ए आईपीसी। और अगर फोर्थ चीज देखेंगे अल्कोहल पनिशमेंट, तो 80 कोड़े दिए जाते हैं सरिया लॉ में, और आईपीसी में लीगल है इंडिया एक्सेप्ट इन ड्राई स्टेट। तो इंडिया में आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड फॉलो होता है, जो एविडेंस बेस्ड जस्टिस सिस्टम है। यहाँ हर केस का फेयर ट्रायल होता है और अपील का सिस्टम भी है। सरिया में स्ट्रिक्ट और डायरेक्ट पनिशमेंट्स दी जाती है, जबकि इंडियन लॉ में प्रूफ बेस्ड कन्विक्शन जरूरी होता है। तो चलिए सरिया में अब हम वीमेन राइट्स के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कंपैरिजन सरिया वर्सेस आईपीसी। तो देखो, सरिया लॉ और वीमेन्स राइट का टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल है और सेंसिटिव है। इस्लाम के सपोर्टर्स कहते हैं कि सरिया ने औरतों के हक डिफाइन किए हैं, जबकि क्रिटिक्स मानते हैं कि ये एक ऑपरेसिव सिस्टम है जो वीमेन को मैन से नीचे रखता है। लेकिन ये सच है कि सरिया में औरतों के हक डिफाइन है, मगर उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से होता है। तो इस्लाम के आने से पहले अरब सोसाइटी में औरतों की कोई लीगल स्टेटस नहीं थी, शादी सिर्फ एक डील होती थी और औरतें प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट होती थी। अगर कोई मर्द चाहता तो वो अपनी वाइफ को मार सकता था या बेच भी सकता था। बेटी पैदा होती है तो उसे डिसअपियर किया जा सकता था कैसे भी। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद के आने के बाद और कुरान के लॉज आने के बाद ये प्रैक्टिसेस कम होने लगी। इस्लाम ने कुछ नए रूल्स दिए जो औरतों के फेवर में थे, जैसे कि शादी के लिए औरतों की रजामंदी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो फीमेल इनफेंटिसाइड होती थी, मतलब जो औरतों को जिंदा दफना देते थे, उसको हराम डिक्लेयर कर दिया गया और औरतों को इनहेरिटेंस मतलब विरासत का हक दिया गया। यानी इस्लामिक लॉ में एक रिफॉर्म आया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये उस जमाने के लॉस आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में भी रेलेवेंट है, और क्या ये एक फेयर जस्टिस सिस्टम है? तो चलिए इसको अच्छे से थोड़ा समझते हो। तो देखो, सरिया लॉ में औरतों के भी मल्टीपल राइट्स डिफाइन किए गए हैं, मगर ये मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट से काफी अलग है। तो चलिए इन्हें डिफरेंट सेक्शंस में देखते हैं। सबसे पहला चीज है मैरिज मतलब निकाह, जिसमें विमेन्स का कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सरिया में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और इस्लाम के अकॉर्डिंग औरत की रजामंदी बिना शादी नहीं हो सकती। लेकिन इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स भी है, जैसे कि एक मुस्लिम मर्द नॉन मुस्लिम लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन एक मुस्लिम लड़की नॉन मुस्लिम लड़के से शादी नहीं कर सकती। एक मर्द 4 शादियां कर सकता है अगर वो सबको बराबर ट्रीट करे, लेकिन एक औरत एक ही हस्बैंड रख सकती है। तीसरी चीज है मुता मैरिज, इसको टेम्पररी मैरिज भी कहा जाता है। शिया इस्लाम में ये अलाउ है, जिसमें शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। इसके बारे में उतनी डिटेल नहीं पता है, लेकिन ये है। अब दूसरी कैटेगरी है वीमेन राइट्स में डाइवोर्स। तो सरिया लॉ में डाइवोर्स का जो सिस्टम है वो भी जेंडर बेस्ड है। मर्द एक तरफ से तलाक 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 कह के डाइवोर्स दे सकता है, लेकिन औरतों को डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट या रिलीजियस अथॉरिटीज से परमिशन लेनी होती है और इसको खुला कहा जाता है। तो ट्रिपल तलाक एक बड़ा डिबेट का टॉपिक रहा है और कई इस्लामिक कंट्रीज ने इसे बैन भी कर दिया है, जैसे कि इंडिया, यूएई, इजिप्ट और भी बाकी कंट्रीज। तो इस्लाम के जो फॉलोवर्स हैं वो कहते हैं कि जो तलाक का सिस्टम है वो बहुत फेयर है, लेकिन क्रिटिक्स मानते हैं कि ये मैन को ज्यादा पावर देता है और औरतों को वल्नरेबल बनाता है। विमेन राइट्स में ही तीसरी चीज है इनहेरिटेंस मतलब विरासत। तो सरिया में इनहेरिटेंस के रूल्स भी जेंडर बेस्ड है। अगर एक मर्द और एक औरत एक ही बाप की औलाद है तो लड़के को 2/3 और लड़की को 1/3 का हिस्सा मिलेगा। लॉजिक दिया जाता है कि मर्द फैमिली का प्रोवाइडर होता है, इसलिए उसको ज्यादा मिलना चाहिए। मगर क्रिटिक्स कहते हैं कि आज के मॉडर्न टाइम में भी ये रूल अनफेयर है, क्योंकि लड़कियां भी काम करती है आज के टाइम में। विमेन्स राइट में ही चौथी कैटेगरी है हमारी हिजाब और मॉडेस्टी। तो सरिया में हिजाब और मॉडेस्टी का बहुत बड़ा रोल है, जो हर मुस्लिम कंट्री में अलग अलग तरीके से फॉलो होता है। तो देखिए, ईरान में हिजाब कंपलसरी है, बिना हिजाब के लड़कियों को अरेस्ट तक कर लिया जाता है। सऊदी अरेबिया में पहले बुर्का जरूरी था, लेकिन अब रिलैक्स माहौल हो गया है वहां पे भी। और टर्की और तुनिसिया जैसे देश में हिजाब पहले बैन था, अब वापस अलाउ कर दिया गया है। और इस्लाम के सपोर्टर्स मानते हैं कि हिजाब और मॉडेस्टी एक औरत की इज्जत बढ़ाती है, लेकिन फेमिनिस्ट मानते हैं कि ये औरतों की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो देखो, ये एक पर्सनल चॉइस है, इस पे हम कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे। ये लड़कियों की इच्छा है कि उन्हें पहनना है
या नहीं पहनना है, इट्स अप टू देम। वीमेंस राइट में ही 5वीं कैटेगरी है वीमेंस टेस्टिमनी इन कोर्ट। तो देखो सरिया में अगर कोई केस होता है तो कोर्ट में एक औरत की गवाही 2 मर्दों के बराबर रखी जाती है। तो इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझो कि अगर कोई एक औरत किसी क्राइम की गवाही देती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक और औरत की जरूरत होती है, और ये लॉजिक दिया जाता है कि औरतें ज्यादा इमोशनल होती है इसलिए उनकी टेस्टिमनी कम रिलायबल मानी जाती है। अब ये रूल मॉडर्न जस्टिस सिस्टम से काफी अलग है और इसको डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है। तो चलो इसको आईपीसी के साथ कंपेयर करते हैं। वीमेन राइट्स सरिया लॉ वर्सेस वीमेन राइट्स आईपीसी इंडियन पिनल कोड। तो चलो ये टेबल देखिए पहले। देखो ये टेबल में सबसे पहले हमारे जो एस्पेक्ट है वो मैरिज, वो किस पे, सरिया लॉ पे बेस्ड है, मतलब आदमी 4 शादी कर सकता है। इंडियन लॉ में लीगल ओनली फॉर मुस्लिम्स अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, बाकी लोगों के लिए नहीं है। इसको आप पर्सनल फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज है डाइवोर्स, ट्रिपल तलाक अलाउड था इन सम कंट्रीज में, ट्रिपल तलाक बैंड है आईपीसी में। तीसरी कैटेगरी इनहेरिटेंस, लड़की को आधा हिस्सा मिलता है लेकिन इंडिया में इक्वल शेयर फॉर मैन एंड वीमेन। चौथी चीज कोर्ट टेस्टिमनी, एक औरत की गवाही 2 मर्दों के बराबर होती है सरिया लॉ में, इंडियन लॉ में इक्वल टेस्टिमनी राइट्स। और फिफ्थ कैटेगरी जो हमने बात की हिजाब, कंपलसरी इन सम कंट्रीज अकॉर्डिंग टू सरिया, और आईपीसी में पर्सनल चॉइस। तो आज की दुनिया में मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में सेक्युलर और सरिया लॉ का मिक्स देखने को मिलेगा आपको। हर जगह प्योर सरिया बेस्ड सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि सबसे पहली चीज है ग्लोबल ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हार्श पनिशमेंट पे क्वेश्चंस उठाए। दूसरी चीज है चेंजिंग सोसाइटी, मॉडर्न मुस्लिम सोसाइटीज में सरिया का एडेप्ट होना जरूरी है, जैसे यूएई ने सरिया बेस्ड पर्सनल लॉज को मॉडिफाई किया है। तीसरी चीज है लीगल डाइवर्सिटी, तो इंडिया जैसे देश में सरिया सिर्फ पर्सनल मैटर्स तक लिमिटेड है क्योंकि यहाँ सेक्युलरिज्म का रूल है। तो अब बात करें अगर कंक्लूजन की, सरिया लॉ एक एंशिएंट और पावरफुल लीगल सिस्टम है जो फेथ और जस्टिस का कॉम्बिनेशन है, लेकिन मॉडर्न एरा में इसके इम्प्लीमेंटेशन पे सवाल उठते हैं। इंडिया में सेक्युलर लॉ और डेमोक्रेसी का रूल है इसलिए यहाँ सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, और सरिया एक स्पेसिफिक फेथ बेस्ड लॉ है, और ये कह लो कि फेथ बेस्ड लीगल सिस्टम है जो हर जगह सेम तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो आपका क्या कहना है, क्या आज के जमाने में सरिया को मॉडिफाई करना चाहिए या सरिया को कंप्लीट तरीके से खत्म कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा वाला पार्ट आपको अच्छा लगा और कौन सा वाला पार्ट सही नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही अगर इंफोटेनमेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल में जाके ढेर सारे वीडियोस देख सकते हो। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।